Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि बेटा हमने कहा था कि इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हमारी पॉलिटिकल साइंस ऑलमोस्ट हमारे अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है, अगर सबने अपना अच्छे से तरीके से उसको पढ़ाई कर लिया तो। अब इकोनॉमिक्स के जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में साथ में लास्ट क्लास में देख लिए थे। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, हम साथ में बेटा जी अब इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर आपके अर्थशास्त्र के पहला और दूसरा चैप्टर लिया है, लेकिन जिन बच्चों का मनी एंड क्रेडिट भी आ रहा है वो बच्चे मुझे बता देंगे कमेंट बॉक्स में, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे अभी मैं कोशिश करूंगी आपको साथ के साथ ही कुछ टॉपिक मेन बता दूंगी, ताकि आप इजीली उन टॉपिक्स को एटलीस्ट एग्जाम के लिए कर लें। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बेटा 2-3 तरीके मैंने पहले आपको बता दिए थे कि आपको एग्जांपल जरूर लिखने हैं। एग्जाम्पल के बगैर आपका कंप्लीट आंसर नहीं हो पाएगा, ना ही पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण विषय, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। बेटा ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। 3 मार्क का आएगा, जस्टिफाई द स्टेटमेंट करके। अलग अलग लोगों के अलग अलग विकासात्मक लक्ष्य होते हैं। अब इसमें से मैं एक और क्वेश्चन बना देती हूँ आपके लिए। ठीक है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन ना होकर मैंने इसको टॉपिक की तरह लिया है, ये एज इट इज आपका क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, समझिए कैसे आता है। इकोनॉमिक्स की सबसे अच्छी बात ये बेटा ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। कुछ क्वेश्चन घूमे हैं, उनको मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में उनको लेकर आ जाऊंगी, ताकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से घूमे हैं। ठीक है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। यहाँ पे आपको ये जस्टिफाई द स्टेटमेंट करके आ जाएगा। मान लीजिए कि अलग अलग लोगों के विकासात्मक लक्ष्य अलग अलग होते हैं, तो आप इसका आंसर करने के लिए क्या करोगे? पहली बात तो अपनी स्टेटमेंट लिख दी, बिकॉज ऑफ द, यहाँ पे या तो ये वाई करके आ जाएगा कि क्यों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आप बता दो कि क्योंकि सोसाइटी में सबका स्तर अलग अलग होता है। और अगर आपसे नहीं भी पूछे तो आप इंट्रोडक्टरी पॉइंट में यही वाली लाइन लिखकर बिकॉज करके बता सकते हो, क्योंकि समाज में सबका स्तर अलग अलग होता है। ठीक है, फिर आप यहां पर क्या करोगे? अपनी पहली बात बोल दोगे। ठीक है, कि अलग अलग विकास का लक्ष्य का मतलब क्या होता है। फिर सीधा आप एग्जाम्पल पे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या आप इस वाले को पहला पॉइंट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल पहला ले लोगे, दूसरे में भी एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। ठीक है, तो आप यहां पे एग्जाम्पल लेके करोगे। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए तो एक फार्मर्स वाला लेना कि बिग फार्मर का डेवलपमेंटल गोल ये होता है, जस्ट आपको ये लिखना है बिग फार्मर का। यहाँ पे लिख देना बिग इंडस्ट्रियलिस्ट का ये होता है। यहाँ पे लिख देना जो लड़की एक अर्बन एरिया में रही, इसका डेवलपमेंटल गोल ये होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना है अलग अलग लोगों का डेवलपमेंटल गोल क्या है। आपको ये नहीं बताना कि उसका ऑपोजिट क्या होता है। ऑपोजिट तब बताओगे जब आपको यहाँ पे विरोधाभासी भी होता है वर्ड लिख कर आ जाए। ठीक है, यानी कभी कभी एक दूसरे के अपोजिट भी होता है डेवलपमेंटल गोल। तो जहां पे अपोजिट आ जाए सेम आप क्या करोगे, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लोगे। जब अपना यहां पे बिग फार्मर्स बता रहे हो, वाइल या बट जबकि करके स्मॉल फार्मर का क्या गोल है ये बता दोगे। यहाँ पे फार्मर बता रहे हो, यहाँ पे फार्मर बताओगे। यहाँ पे अर्बन गर्ल बताओगे, यहाँ पे अर्बन बॉय बता दोगे, या डैम वाला बता दोगे। यहाँ पे बिग इंडस्ट्रीज बता दोगे, यहाँ पे वहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में बता दोगे। तो एक का जो डेवलपमेंटल गोल है कभी कभी दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं होती। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर बोले अलग अलग डेवलपमेंटल गोल है तो सिर्फ एक अलग अलग लाइन लिखोगे कि हाँ भाई किसान का ये डेवलपमेंटल गोल होता है, एक अर्बन लड़की का ये होता है, एक इंडस्ट्रीज का ये होता है। लेकिन अगर पूछ रहे ऑपोजिट तो आप ऑपोजिट करके बट वाइल जबकि करके पूरे आंसर को कंप्लीट करोगे। क्लियर है बेटा सब बच्चों को? ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पूछ लेना, कभी वाई पूछ ले और ये लिखने बैठ जाओ नहीं। वाई पूछे तो पहले अपना वाई का आंसर दो, फिर एग्जाम्पल भी दे सकते हो, क्योंकि 3 नंबर में तो एग्जाम्पल तो दोगे, वाई तो इतना बड़ा होगा नहीं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। पीपल लुक एट मिक्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स। बेटा मिक्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स में आप ये बताओगे कि एक व्यक्ति के लिए सिर्फ विकास का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि और भी कई सारे लक्ष्य। अभी हमें किसी जॉब में अच्छे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। ठीक है, हमें वहां पे इक्वलिटी नहीं मिल रही है, सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, हम वहां पे जॉब पे नहीं जाना चाहेंगे। पहले आप इन पॉइंट्स को लिखोगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल जरूर लिखोगे कि मान लीजिए मुझे एक नौकरी मिलती है जो इतनी दूर है, मुझे इतनी सैलरी मिल रही है लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है, जबकि दूसरी जगह पे मुझे 5,000 रुपए कम मिल रहे हैं लेकिन मुझे जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, सब कुछ चीजें मिल रही है, मैं वहीं पे जॉब करना चाहूंगी। इस तरीके से बेटा जी आप अपने आंसर को लिखोगे। इसका भी आपका 3 मार्क्स का, इस चैप्टर में से 3 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। आय को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो आप इसमें ये नहीं बताओगे सिर्फ
इनकम को इंपॉर्टेंट नहीं मान सकते। अगर बोले ये वाली लाइन लिख के जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो आपको तीनों पॉइंट ये बताने हैं कि इनकम किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि माना जाता है सबसे पुराना मेथड डेवलपमेंटल, जब हम देखते हैं किसी देश की डेवलपमेंट कितनी हुई है तो अक्सर हम क्या करते हैं कि इनकम को मेन मानते हैं। तो आपको बताना है इनकम को मेन क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारी डेली नीड्स बेटा उसी से पूरी हो रही है। कोई भी चीज़ हमें खरीदनी है, वो देश डेवलप माना जाता है जो अपने लोगों को अच्छे खासे पर कैपिटा इनकम जिसमें लोगों की आ रही है। इस तरीके से आप इसके इसी मतलब सिंपल सी बात है बेटा, जैसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको आंसर उसी के फेवर में लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये क्रिटिकली इवैल्यूएट लिखा जाए, अगर इसमें लिखा जाए आलोचनात्मक वर्णन करो, फिर आप अपने आंसर को पलट दोगे। इनकम इंपॉर्टेंट ना होगा फिर आप बता दोगे और भी हैं, जैसे इक्वलिटी है, फ्रीडम है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ठीक है। जैसे औसत आय और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है बेटा, इसको आप डेफिनेशन में कर लोगे। ये भी आपका 1+2 में क्वेश्चन आ जाता है कि औसत आय क्या होती है, इसको पर कैपिटा इनकम, इसको कैसे निकाला जाता है, और आपको इसकी लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए। औसत आय आपको पता है जनसंख्या के अनुपात में देखते हैं कि व्यक्ति कितना कमा रहा है, क्योंकि टोटल इनकम में तो क्या होता है पूरी जनसंख्या चाइना की कितना कमा रही है, पूरी जनसंख्या इंडिया की कितनी, पूरी जनसंख्या अमेरिका कितनी। अब जनसंख्या तो सबकी अलग अलग है, इसलिए न्यू मेथड क्या आया, एवरेज इनकम का, लेकिन ये भी इनकम के बेसिस पर है। याद रखना, ये और चीजें नहीं देखता, सिर्फ इनकम देखता है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से कि भाई कितनी पॉपुलेशन है और कितने व्यक्ति कमा रहे हैं, तो उसको डिवाइड करके फिर क्या निकाला जाता है, एवरेज इनकम निकाली जाती है। लेकिन इसकी भी कमी होती है। अब एग्जाम में आजकल ये क्वेश्चन बेटा बहुत पूछा जाता है कि एवरेज इनकम या औसत आय की कमियां बताइए, तो आप इसको भी पॉइंट्स में करोगे। पहले कैसे कर लोगे बेटा, पहले आप बता दोगे एवरेज इनकम क्या होती है, यहां पे लिखोगे एवरेज इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने ये बता दोगे, उसके बाद फिर यहां पे लिखना, बच्चे कई गलती कर देते हैं, लिखना लिमिटेशन, लिखना कमी, ठीक है बेटा, या आलोचना, जो भी आप लिखना चाहोगे। फिर लिखना पॉइंट्स अपने। फिर आपका 1+2 में अगर आएगा तो कम से कम 3 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है या नहीं है? आप एग्जाम्पल ले लेना तो और बढ़िया हो जाएगा बेटा। यहां पे आप पे थर्ड में आप एग्जाम्पल ले लेना, बस इस तरीके से अगर करके चलोगे ना बेटा, नंबर कहीं नहीं कटने वाले आपके। अगर इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे, आपको समझ में भी आया हुआ है, आपको मार्क्स पता है कि वेटेज कितनी देनी है, ये सब चीजों से करोगे, कहीं भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके, चलिए, आपकी एसडीआई रिपोर्ट करोगे बेटा, मानव सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, किस आधार पे निकलती है, कौन निकालता है, यूएनडीपी बेटा ये रिपोर्ट निकालती है हर साल। एसडीआई रिपोर्ट होती है, कब से शुरुआत की गई थी, किन 3 टॉपिक्स पे निकालती है। तो एसडीआई, यूएनडीपी, जो हमने क्वेश्चन डिस्कस भी किया था बेटा, एसडीआई रिपोर्ट जो निकलती है वो देशों को क्या दिया जाता है, रैंक दी जाती है उनकी डेवलपमेंट के हिसाब से। लेकिन सिर्फ इनकम को नहीं देखा जाता, इसमें किसको देखा जाएगा, इनकम को भी देखा जाएगा, हेल्थ को भी देखा जाएगा, और आपकी किसको भी देखा जाएगा बेटा, लिटरेसी रेट को भी। और यही एवरेज इनकम की कमी होती है कि इसमें सिर्फ इनकम देखते हैं, इसमें ये नहीं पता लग पाता कि देश में इक्वलिटी मिल रही नहीं मिल रही, फ्रीडम मिल रही नहीं मिल रही। ओके, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज क्यों जरूरी होती हैं, और मनी इन योर पॉकेट, जो आपकी जेब में पैसा है वो सब कुछ खरीद के नहीं दे सकता, तो आप यही चीज बताओगे, यस, मनी इन योर पॉकेट। एक बेटा सेंटेंस लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, तो आप उसी को बना के क्वेश्चन बना दोगे कि हाँ ये बस सही है, हमारी जेब में रखा हुआ पैसा हमें सब नहीं खरीद के दे सकता, हमें माँ नहीं खरीद के दे सकता, माँ का प्यार खरीद के नहीं दे सकता, भाई बहन का प्यार नहीं खरीद सकता, हमें दोस्त खरीद के नहीं दे सकता। ठीक है बेटा। अभी कुछ बच्चे कह रहे होंगे नहीं मैम पैसे से दोस्त बन जाते, नहीं बेटा वो दोस्त ही नहीं है, अगर वो पैसे से दोस्त बन रहे वो आपके दोस्त ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चे क्या है, पैसे आपको सब कुछ खरीद के नहीं दे सकते। कई ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जिनके पास पैसा है लेकिन खुशी नहीं है, और हम लोग क्या हैं, पैसा अगर नहीं भी है तब भी खुश है, कोई बात नहीं, जितना है उतने में खुशी। क्योंकि बेटा ये हकीकत है, जिनके पास पैसा है, लेकिन कई लोग ऐसे जिनके पास खुशी नहीं है अगर पैसा है तो। ठीक है, तो आप इसी चीज को यहाँ पे डिस्कस कर लोगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओगे बेटा। अच्छा, पब्लिक फैसिलिटीज बेटा, गवर्नमेंट फैसिलिटीज जरूरी हैं ताकि लोग अपनी नीड्स को पूरा कर सकें, क्योंकि सारी फैसिलिटीज प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकता। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर बेटा आप ये कर लोगे। ये क्या होते हैं हमें पता है, प्राथमिक उत्पाद आपके एग्रीकल्चर माइनिंग प्राइमरी में आता है, इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहेंगे। सेकेंडरी द्वितीयक क्या होता है, जिसमें हम प्राइमरी प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं सेकेंडरी में। ठीक है, इसका किस तरीके से कर लोगे, प्राइमरी सेकेंडरी वाले को आप इस तरीके से कर लेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डिफरेंस बना लेंगे।
ठीक है। फिर एग्जाम में चाहे प्राइमरी और टर्जी के बीच में डिफरेंस आ जाए तब भी आप कर लेंगे, यानी प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक और तृतीयक, फिर या प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में तो भी कर लेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से अपनी कॉपी में बना के रेडी कर लीजिएगा ताकि आप इजिली लर्न कर लें। आपको पता है प्राथमिक सेक्टर, फिर सेकेंडरी आता है, फिर टर्जरी हम यहाँ पे लिखते हैं। प्राथमिक में हम प्राइमरी प्रोडक्ट बनाते हैं, मिलता है सॉरी हमें सेकेंडरी में जो प्रोडक्ट हमें प्राइमरी से मिला है, यानी खेतों से जो प्रोडक्ट हमें मिला है उसको हम, या फिर माइनिंग से हमें जो प्रोडक्ट मिला है उसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करके क्या कर लेते हैं, सेकेंडरी में चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल गन्ने से चीनी बनाना, कॉटन से कपड़ा बनाना हमारा किस में आएगा, सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा, जिसमें रूप भी बदल जाता है और वैल्यू भी बदल जाती है। टर्जी सेक्टर हमें कोई सामान नहीं देता, प्राइमरी सेक्टर देता है, सेकेंडरी सेक्टर देता है, लेकिन टर्जी सेक्टर हमें सिर्फ क्या देता है, सेवाएं देता है। यानी तृतीयक सेक्टर हमें क्या देता है, सिर्फ सेवाएं, डॉक्टर, टीचर, नर्स वगैरह ये सब हमें क्या देते हैं, सेवाएं। तृतीयक क्रियाकलाप आने वाले समय में बहुत यूजफुल होते जा रहे हैं। बेटा आगे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि टर्जी सेक्टर किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, आप बताओगे आने वाले समय में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। पहली बात तो ये सेक्टर बेटा हमारा वास्ट होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है टूरिज्म इसमें ऐड हो चुका है और टूरिज्म आज की डेट में बहुत पैसा कमा रहा है, देश की जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा बेटा इसमें, सिंपल सी बात है, टर्जी सेक्टर में कई सारी सर्विसेज आ रही हैं और अब ऐसी सर्विसेज आ रही हैं आपकी जिसमें क्या हो रहा है, माइंड वर्क ज्यादा हो रहा है, मैनुअल वर्क नहीं हो रहा, माइंड वर्क ज्यादा हो रहा है। फिर भी मजबूरी में कुछ लोग जो है अब भी टर्जी सेक्टर में मैनुअल वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ मजबूरी में। टर्जी सेक्टर सपोर्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी को भी, जितना ज्यादा प्राइमरी सेकेंडरी बढ़ रहा है टर्जी भी अपने आप और भी ज्यादा ग्रो कर रहा है। ओके बेटा, नेक्स्ट आ जाएगा बेटा आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि जीडीपी कैसे निकाली जाती है। पहली बात तो याद रखना, जीडीपी सेंट्रल गवर्नमेंट रेडी करती है विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो इसके लिए बेटा जी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, अंतिम वस्तुएं, सेवाएं, मध्यवर्ती वस्तु। आपको पता है बेटा जीडीपी रेडी करने के लिए हमेशा वस्तु की वैल्यू ऐड की जाती है जो अंतिम रूप से हमें मिलती है। इंटरमीडिएट वस्तु वो हो गई अभी फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जानी है, अभी हमारे पास डायरेक्टली नहीं आ रही है, वो हो गई इंटरमीडिएट, उसको काउंट नहीं करते। जो वस्तु हमारे पास आ रही है, कंज्यूमर के पास आ रही है, वो हमारी फाइनल गुड होती है और उसमें ऑलरेडी सब कुछ ऐड होता है, चाहे इंटरमीडिएट वस्तु हो, कोई भी चीज हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका मार्कर है तो मार्कर में आपका जो जिस रेट में मार्कर बेचा जाएगा उसमें सब चीजें ऐड है, आपकी इंक जो उसमें आ रही है वो भी, रिफिल जो आ रही है, सब चीजें उसमें ऐड है। तो फाइनल जब भी जीडीपी रेडी करते हैं हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों वर्ड लिखोगे, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइमरी लास्ट यानी कि जो फाइनल गुड्स का रेट मिलता है वो ऐड करते हैं। और सामान ऐड नहीं किया जाता कितना बिका है, 100 बिका है, 1000 बिका है, नहीं, हो सकता है उसमें से कुछ डैमेज हो सकता है एक चीज 100 रुपए बिकी हो, दूसरी चीज में हमने 90 रुपए की बेच दी हो, इसलिए हमेशा वैल्यू ऐड करते हैं, ना कि उस चीज की वस्तु ऐड करते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, सबसे पहला प्राइमरी का निकालेंगे, सेकेंडरी का निकालेंगे, टर्जी का निकाल लेते हैं, उन तीनों को ऐड कर लिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना रिजल्ट भेज देती है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट जीडीपी निकालती है, और जीडीपी से किसी भी देश के विकास के स्तर का पता चलता है। ओके बेटा, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, बेटा डेवलप्ड कंट्रीज में किस तरीके से ऐतिहासिक परिवर्तन आया है, तो आपका एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है, और हर ऐसे रोमन नंबर बना के बेटा आप सबके बारे में 2-2 पॉइंट कर लोगे। ऐसे भी कर सकते हो, एक मेथड ये भी होता है, ठीक है। यानी कि पहले जो डेवलप कंट्रीज थी कैसे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, फिर जाके उन्होंने चेंज आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया डेवलप कंट्रीज में, फिर उन्होंने क्या करा, इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया, फिर वहां से कुछ आज से 100 से 150 साल पहले लोगों ने, क्या 100 साल लगभग पहले लोगों ने टर्जी सेक्टर में आना शुरू कर दिया। और आज क्या कंडीशन है, ज्यादातर डेवलप कंट्रीज है वो किस में एक्टिव है, टर्जी सेक्टर्स में, यानी कि तृतीयक में सेक्टर में लगी हुई है, क्षेत्र में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्या देखो कि जो देश में ज्यादातर प्राइमरी क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं तो उससे क्या पता चलता है, तो आप बताओगे वो अभी भी डेवलपिंग है। अगर लोग ज्यादा टर्जी सेक्टर में लगे हुए तो उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि आज जो लोग हैं वो टर्जी सेक्टर में अगर ज्यादा लगे हुए हैं तो वो क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, या डेवलपमेंट की तरफ पूरी तरफ से जा रही है, जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं अब हम पूरी तरीके से डेवलप कंट्रीज में आने वाले हैं। हम टर्जी सेक्टर पे इसलिए इतने ज्यादा फोकस कर रहे हैं हमारी सरकार। ओके बेटा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, टर्जी सेक्टर की इंपॉर्टेंट बढ़ती जा रही है, तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है, मैंने आपको ये चीज डिस्कस कर लिया। प्रच्छन्न बेरोजगारी,
ठीक है, क्योंकि बेटा जी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि आज ज्यादातर हमारे भारत में लोग कहाँ एम्प्लॉयड हैं, तो लगे तो प्राइमरी सेक्टर में है, ज्यादातर लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। अगर तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करें तो आज भी भारत में ज्यादातर लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। लेकिन फिर तो जीडीपी प्राइमरी ज्यादा बढ़ाएगा, तो आप बताओगे नहीं, ज्यादा लगे तो हुए लेकिन उनसे इतनी कमाई नहीं हो पा रही है, जबकि टर्जी सेक्टर में कम लोग लगे हुए कमाई ज्यादा कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या एग्जाम में पूछते हैं, उसका कारण है प्रचंड बेरोजगार। लोग काम करने एक फील्ड में लगे हुए हैं, 8 लोग लगे हुए हैं, लेकिन जरूरत सिर्फ 5 की है। ये एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 10 लोग हैं, जरूरत सिर्फ 6 की है, कुछ भी, तो 4 लोग जो है ना ये प्रचंड बेरोजगार है, ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। इसे हिडन बोलते इसलिए वो काम तो कर रहे हैं 4, लेकिन सही मायने में खेतों में उस फील्ड में उसका इतना काम नहीं है, जो उस काम को 6 लोग भी कर सकते हैं जिनको 10 लगे हुए हैं काम करने के लिए। अगर उन 4 को निकाल के किसी फैक्ट्री वगैरह में भेज दिया जाए काम करने के लिए या किसी भी टर्जी सेक्टर में, तो खेतों की इनकम पे, उनकी फैमिली की इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर वह काम करवा रहे हैं। अगर भेज दिया जाए तो इनकम पे फर्क पड़ जाएगा। यानी जो 4 लोग लगे हुए हैं वो इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई और काम करने के लिए नहीं। आपने गाँव में देखा होगा, जैसे कोई बच्चा खाली बैठा हुआ है, थोड़ा यंग, अगर खाली बैठा हुआ चल खेतों में चल, खाली पड़ा रहता है घर पे, खेतों में चल खाली पड़ा रहता है घर पे, तो वही तो हो गई अनएम्प्लॉयमेंट कि दिख रहा है कि खेतों में काम कर रहा है लेकिन एक्चुअल में उसका काम ही नहीं है, वो तो घर पे खाली बैठा था, घर वाले उठा के लिया है। आ रही बेटा, समझ में नहीं आ रही। इसी तरीके से बेटा जी सही मायने में इसलिए ज्यादा लोग लगे हुए लेकिन इनकम नहीं आ पा रही है। इनकम बढ़ा रहा है हमारा तृतीयक क्षेत्र। अधिक रोजगार कैसे पैदा किया जाए बेटा, उसके लिए आपके कई सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं, या आपको उसी को रोमन नंबर बना के, जैसे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ग्रामीण बैंक ओपन कर सकती है, लोग लोन ले लेंगे, लोन लेके बेटा नया गांव में इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ा लेंगे, ठीक है। कुछ गाड़ियां ट्रांसपोर्टेशन शुरू करा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे क्या हो सकती है, जब ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होगा तो रोड भी अच्छी बनेंगी, रोड बनेंगी तो उसमें कारीगर काम करेंगे तो उनको काम मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होगा तो ड्राइवर और कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी तो वो उनको काम मिलेगा, स्कूल ओपन होने चाहिए, बैंक ओपन होनी चाहिए, उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कई सारे काम कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट के पास कोई एरिया है तो बी कीपिंग का काम किया जा सकता है, कोल्ड स्टोरेजेस ओपन हो सकते हैं। ये सारे काम गवर्नमेंट अगर एक्टिवली तरीके से बेटा जी इसको एग्जीक्यूट करवा दे तो हमारे देश में रोजगार के बहुत सारे मौके आ जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट है मनरेगा। मनरेगा में क्या आएगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसमें बेटा पहले ये नरेगा था, इसमें महात्मा गांधी ऐड करके इसे मनरेगा किया गया है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, सरकार आपको पूरे साल 100 दिन का रोजगार देगी, जिसमें 100 दिन का जो रोजगार होगा वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो आपको उसके लिए अलाउंसेस दिए जाएंगे, यानी भत्ता कौन देगी, सरकार देगी। तो एक तरीके से राइट टू वर्क यहाँ पे दिया गया ताकि आपको काम मिल सके, ठीक है। संगठित और असंगठित के बीच में अंतर स्पष्ट बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज में क्या करो, डिफरेंशिएट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी को भी आप टेबल बना के अच्छे से कर लोगे। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, या तो डिफरेंस आ जाएगा या आ जाएगा किस तरीके से असंगठित क्षेत्र है वो गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बता दोगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो रहा है, गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं, या फिर आ सकता है कि असंगठित क्षेत्र में लोगों का जनरली कैसे शोषण हो रहा है। संगठित वो जॉब्स हैं बेटा जहां पर सब कुछ चीजें आपको मिल रही हैं, जो काम के घंटे निश्चित हैं ऑर्गेनाइज्ड में, संगठित में, जहां पे आपको छुट्टी भी मिलती है, जहां पे आपको मंथली सैलरी टाइम पे मिल रही है, आपको अगर बीमार हो जाते हो उसके पैसे नहीं कटते हैं। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो है, आपको घंटों काम कराया जा रहा है, सैलरी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, कोई सिक लीव नहीं मिल रही है आपको, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, कोई वहाँ पे कोई भी आपका PF वगैरह नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो आप इसके उदाहरण लिख कर भी कर सकते हैं। इसका उदाहरण सिर्फ ऐसे लिख के मत छोड़ देना, यहाँ पे किसान ऐसे करके, छोटे किसान नहीं, आप इसमें प्रॉपर बताओगे कंडीशन बेस्ड में, ठीक है। आप यहाँ पे कंडीशन बता दोगे, जैसे कि मान लो एक महिला का नाम ले लीजिएगा और एक पुरुष का नाम ले लीजिएगा कि ये ऑर्गेनाइज्ड में काम कर रहा है, इसकी स्थिति ये है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड में काम कर रही है, और इसकी स्थिति ये है अनऑर्गेनाइज्ड में कर रहा है। इस तरीके से करिएगा एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, 3-4 लाइन में भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट बेटा सार्वजनिक और निजी। आपको पता ही है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आप उसको बहुत अच्छे से बता दोगे, फिर एग्जांपल बता दोगे। सरकारी कंपनीज कौन कौन सी है, भेल, गेल, सेल बता सकते हो आप। निजी कंपनीज में आप अपने लाइंस का नाम बता सकते हो। आपको पता ही है बेटा दोनों में आप बता दोगे। पब्लिक सेक्टर जो होता है सरकार का होता है, जिसमें नफा नुकसान सब सरकार का रहेगा, जबकि प्राइवेट क्या होता है, जिसमें क्या रहेगा, प्राइवेट सेक्टर में या तो किसी एक व्यक्ति का होगा, या फैमिली ग्रुप का होगा, या फ्रेंड्स मिलकर खोल लेते हैं, तो उसमें फायदा नुकसान उनका होता है।
सरकार पैसा हमसे टैक्स के रूप में लेती है, जबकि हमसे डायरेक्टली पैसा लेते हैं। प्राइवेट कंपनी कई बार सर्विसेज अच्छी दे देती है, लेकिन उनको ऑन द स्पॉट क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। इसके लिए बेटा गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट अपनी भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करा रही है। क्योंकि आपसे पूछा जाएगा गवर्नमेंट सर्विस हमें क्यों देती है, पब्लिक सर्विसेज क्यों है, बेटा सोशलिस्ट कंट्री भी तो है हमारी ये, हमारे कुछ यहाँ पे मिश्रित इकोनॉमी इसलिए तो अपनाई गई है। कुछ चीज़ों को यहाँ पे क्या किया गया है, हमारे यहाँ पर सामाजिक गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, क्योंकि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकता, अगर देगा तो बहुत महंगी देगा जिसको हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे बेटा हाईवेज बनवाना गवर्नमेंट अपने ऊपर लेगी, ओके, रेलवेज गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है ताकि हमारे को सारी सर्विसेज मिल सके। आ रही बेटा बात समझ में आ रही, इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। और कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, अपने सपोर्ट से कई सारी कंपनी स्टैब्लिश करवाती है ताकि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा हमारे देश की कंपनीज ओपन हो सके। ओके, लास्ट में बेटा आप चैप्टर के दोनों के एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लोगे, चैप्टर नंबर 2 के पक्का एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, जो एमसीक्यूज दे रखे हैं वो पक्का करके जाना, जो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म है वो पक्का करके जाना, ओके, और एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स कर लेना। चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, जिन बच्चों का आ रहा है अभी फिलहाल के लिए वो टॉपिक्स लिख लीजिए आप बेटा। बार्टर सिस्टम कर लेना, वस्तु विनिमय प्रणाली कर लेना, बार्टर सिस्टम की कमियां कर लेना, मनी को कैसे मीडियम माना गया ये कर लेना, आप एसएचजी ग्रुप पुअर पीपल के लिए कैसे हेल्पफुल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। लोन ऋण कैसे हमें फायदा भी पहुंचा सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। 2 स्टोरीज है इसमें, सलीम की स्टोरी और स्वपन्ना की, आप वो दोनों को पढ़ लेना। औपचारिक अनौपचारिक स्रोत क्या क्या हैं उन्हें पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनौपचारिक कैसे शोषण कर रहा है गरीबों का, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार। एक लास्ट पेज पे है बेटा, अच्छा बैंक की एक्टिविटीज करोगे, आरबीआई की फंक्शंस करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैंक कैसे लोन देने में हेल्पफुल होता है, क्यों लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों के असंगठित पे ज्यादा निर्भर है, अनऑर्गेनाइज पे ज्यादा डिपेंडेंट है क्योंकि बैंक ओपन नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा, तो गवर्नमेंट को ग्रामीण बैंक ओपन करने चाहिए। लास्ट पेज पे लिखा हुआ है कि बांग्लादेश में किस, एक पैराग्राफ दे रखा है बेटा आपको लास्ट पेज पे, देखिए बांग्लादेश बैंक का, वो किसने ओपन किया, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक बार पूछा गया था एग्जाम में, सॉरी। ठीक है बेटा, चलिए आपके ये होमवर्क आज द्वारा रहेगा कि इकोनॉमिक्स आपको पूरी प्रिपेयर कर लेनी है, पूरी रीड करके अच्छे से कर लेनी है। जिनके एग्जाम में अभी थोड़ा टाइम है, पूरी इकोनॉमिक्स बेटा अच्छे से रीड कर लेंगे। जितने 2 चैप्टर्स आ रहे हैं तो दोनों को रीड करेंगे, अगर किसी का 3rd चैप्टर भी आ रहा है तो पहले चैप्टर को रीड कर लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर मैं कोशिश करती हूँ नेक्स्ट क्लास में मनी एंड क्रेडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लूंगी, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ओके बेटा जी, नेक्स्ट वीडियो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आएगी इकोनॉमिक्स के, फिर मुझे बता दीजिएगा आपको हिस्ट्री स्टार्ट करनी है, ज्योग्राफी, नहीं तो मैं ट्राई करती हूँ आपके लिए हिस्ट्री पहले ले आती हूँ, शायद आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच 10th क्लास। Follow and subscribe us for more.